हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन टीचिंग स्कूल। आज हम एनसीईआरटी की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले 6th क्लास की ज्योग्राफी से स्टार्ट करने वाले हैं। तो 6th क्लास की एनसीईआरटी का जो हमारा पहला चैप्टर है उसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने इसकी समरी क्यों नहीं बनाई है ज्योग्राफी की, क्योंकि एनसीईआरटी से आपके क्वेश्चंस सीटेट और यूपीटेट और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, और इसमें एक भी चीज़ ऐसी नहीं है कि आप छोड़ सकते हो जिससे एक भी पॉइंट आपका छूटा जाए, इसलिए मैं डायरेक्ट ये बुक से करा रही हूँ। तो जैसे कि बताया गया है फर्स्ट चैप्टर में सौरमंडल में पृथ्वी, इसमें हमारे सौरमंडल में पृथ्वी के अस्तित्व के बारे में और सौरमंडल का निर्माण कैसे हुआ है यह देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। बताया जा रहा है कि चंद्रमा कैसे अलग अलग समय में अपना आकार व स्थिति में चेंजेस देखने को मिलते हैं। पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार देखा जाता है। पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा कहते हैं, अर्थात जब चंद्रमा अपनी आकृति को पूर्ण कर लेता है उसे पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। आगे बताया जा रहा है 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। या नई चांद की रात्रि अमावस्या होती है, जब चांद की नया चंद्रमा की शुरुआत होती है, उसे अमावस्या के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद आगे बताया जा रहा है सूरज, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। मैं आपको बता दूं कि जैसे सीटेट में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जो पुराने प्रीवियस ईयर पेपर हैं आप उन्हें चेक करके देखना, उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि सूरज, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसानी से चमकती हैं क्या कहलाती हैं। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आप उसमें से करेक्ट आंसर पिक कर सकते हैं कि खगोलीय पिंड कहा जाता है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैस के बने होते हैं। इनके आसपास अपनी ऊष्मा तथा इनके पास माफ़ कीजिएगा इनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश होता है, जिससे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। बताया जा रहा है जिनके पास अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं होता है वे ग्रह होते हैं, क्योंकि वे दूसरों से अपना प्रकाश व ऊष्मा ग्रहण करते हैं। और सूर्य के बारे में बताया जा रहा है कि वह बहुत गर्म गैसों का बना एक गोला है जो खगोलीय पिंड या उसे तारा कहा जाता है। सूर्य भी एक तारा है। यह सवाल पिछले ही वर्ष के पेपर में पूछा गया है कि सूर्य एक क्या है, तो आप उसमें जवाब दे सकते हैं तारा। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बताया जा रहा है रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि जितने भी तारे चमक रहे हैं, जैसे सूर्य एक तारा है, हमें बाकी तारे जो हैं सूर्य के, अगर हम सूर्य के साथ कंपेयर करें तो हमें सूरज बड़ा दिखाई देता है और बाकी जो तारे हैं हमारे छोटे छोटे दिखाई देते हैं। इसका कारण यह है कि ये पृथ्वी से काफ़ी दूरी पर हैं। दूरी पर तो हमारी पृथ्वी से सूर्य भी है, लेकिन ये सूर्य से भी ज़्यादा दूरी पर है, इसलिए हमें छोटे दिखाई पड़ते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे हवाई जहाज उड़ने लगता है तो ऊंचाई पर जाने के बाद वह हमें छोटा दिखाई पड़ता है। तो आगे बताया हुआ है रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृति को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाती हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। अब इसमें बताया गया है कि तारों की जो आकृति है, जो 7 तारों की एक आकृति है, उसे सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है। और जो तारे मिलके जो एक समूह की आकृति बनाते हैं और बहुत सारी तारों की मिली हुई समूह आकृति को नक्षत्र मंडल कहा जाता है। तो मैं आपको इसे आसान भाषा में बता दूं कि जो 7 तारे ये हमें देखने को मिल रहे हैं, ये भी इस पिक्चर्स में जो हमें दिख रहा है, तो इन 7 तारों की आकृति को हम सप्तऋषि के नाम से जानते हैं। ऐसे ही तारों की कई सारी आकृतियाँ मिलकर हम नक्षत्र मंडल का निर्माण करती हैं। अब इसमें बताया जा रहा है उत्तर दिशा के बारे में और ध्रुव तारे के बारे में। तो ध्रुव तारे को उत्तर तारा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हमें उत्तर दिशा का बोध कराता है। ध्रुव तारे का प्रयोग प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण करने के लिए तारों की सहायता से इसका प्रयोग करते थे। तारों की सहायता से कैसे कि आप सप्तऋषि तारे से आप ध्रुव तारे का स्थिति जान सकते हैं।
जैसे कि इसमें बताया गया कि काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो ध्रुव तारा की ओर इंगित करता है। तो आप इस सप्तऋषि से सीधा ध्रुव तारे को का ज्ञान कर सकते हैं, अवबोध कर सकते हैं। अब इसमें इन्होंने वो बताया है कि भाई ग्रह किसे कहा जाता है, और कुछ खगोलीय पिंड अपने प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती है, वह तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, इसलिए उन्हें पिंड कहा, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। तो इसमें वही बताया गया कि ये क्वेश्चन भी आपको कितनी बार देखने को मिला होगा एग्जाम में कि जिनके पास अपना प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती है वे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह अंग्रेजी में प्लैनेट के नाम से जाने जाते हैं। ग्रीक भाषा के शब्द प्लैनेटाइड से लिया गया एक शब्द है जिसका अर्थ है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो इंग्लिश में ग्रह को प्लैनेट कहते हैं और जो ग्रीक भाषा से लिया गया है प्लैनेटाइड से, जिसका अर्थ है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। यह अपने संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा है। यह पृथ्वी के बारे में बात हो रही है कि अपना सारा जो प्रकाश है और ऊष्मा सब सूर्य से प्राप्त करती है। सूर्य पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, मतलब पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखा जाए तो चंद्रमा की तरह चमकीली प्रतीत होती है। बताया जा रहा है कि पृथ्वी को या किसी अन्य ग्रह को दूसरे ग्रह से देखा जाए तो वह चमकीला दिखाई पड़ता है। इसमें जो भी गाइज मैं आपको बता दूं कि जो इसमें कुछ रोचक तथ्य है या आओ कुछ करके सीखें या कुछ नया जाने, जो साइड में ये बॉक्सेस दिए गए इनको आप ज़रूर रीड करके जाएं, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये रीड कर लेते हैं कुछ रोचक तथ्य जो फैक्ट हैं, ये देख लेते हैं। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न प्रकार के असंख्य छोटे छोटे पिंड से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। बताया जा रहा है इन्हें दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। और कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके चारों तरफ छल्ले होते हैं? बृहस्पति, शनि और यूरेनस। तो आप इसे दोबारा से देख लेना, साथ साथ आप देखते जाइए। इसमें ग्रह के बारे में बताया गया, उनकी स्थिति बताई गई है, ये हम बाद में देखेंगे। इससे पहले हम आगे चलते हैं। इसमें बताया गया है कि उनकी घूर्णन गति क्या है, कितना दिन लगता है। अगर आप लोग सीटेट और यूपीटेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इतना सफिशेंट है। अगर आप किसी बड़े एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एक बार इसे कम्प्लीटली देख लेना, कितने टाइम पे है और कितने डिस्टेंस पे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। ये भी आप एग्ज़ाम देने से पहले देख के जाएं, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए थे सीटेट में। बाह्य ग्रह से सूर्य से बहुत दूर है तथा बहुत बड़े आकार का है। ये गैस और तरल पदार्थ से बने होते हैं। जो वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं उसमें डायरेक्ट इससे क्वेश्चंस पूछे गए थे। चंद्रमा के बारे में बताया जा रहा है। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। तो चंद्रमा के आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। पृथ्वी का, हमारी पृथ्वी का उपग्रह है। ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। इसीलिए जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। यह भी अपना प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करता है। सौरमंडल के बारे में बताया गया। सौरमंडल क्या है? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उनका पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौरमंडल का नाम या सौर परिवार का नाम दे देते हैं। इसका मुखिया सूर्य है। तो उसमें बताया जा रहा है कि सौरमंडल का निर्माण में सूर्य के 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ खगोलीय पिंड के द्वारा सौरमंडल का निर्माण हुआ है। आओ देख लेते हैं साइड में जो कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं। इसमें बताया गया है कि सूर्य शब्द कहाँ से लिया गया है और सौर शब्द का क्या अर्थ है। तो और इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सौर जो शब्द है कुछ आगे शब्दावली बनानी है। जैसे सौर के पीछे हमने लगा दिया मंडल, सौर के पीछे लगा दिया हमने ग्रह। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आगे सूर्य के बारे में पढ़ते हैं। सूर्य की स्थिति बताई जा रही है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है जिसका खिंचाव बल इसे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर, सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ 15 किलोमीटर दूर है। तो उसमें बताया जा रहा है कि सूर्य वैसे पृथ्वी का सबसे पास वाला तारा है, लेकिन उसके बावजूद यह पृथ्वी से सबसे दूर
जो मतलब कि इसकी दूरी है काफ़ी ज़्यादा है। पृथ्वी के लिए सबसे नज़दीकी तारा होने के बावजूद यह लगभग 500 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब इसमें बताया जा रहा है कि शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए नए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी का शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी तथा ग्राफिया का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी, अब आपको पता चल गया होगा कि भी ज्योग्राफी में जो शब्द बना है, जी का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफिया का मतलब है लिखना, मतलब पृथ्वी के बारे में लिखना। अब कुछ शब्दों का वर्ड प्ले किया गया, जैसे कि जियोलॉजी जिसका अर्थ है पृथ्वी का अध्ययन, जियोमेट्री पृथ्वी का मापन, जियोआईडी पृथ्वी के आकार का अनुरूप। जैसे जियोमेट्री हम लोग पढ़ते हैं मैथ्स में, उसमें मापन सिखाया जाता है। अब इसमें सूर्यमंडल के 8 ग्रह के बारे में बताया जा रहा है। जैसे सूर्य से दूरी के अनुसार मतलब जो ग्रह हैं उनकी जो सूर्य से दूरी के अनुसार इसमें हमें बताया जा रहा है। पहले बुध आता है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो उसी के बारे में हमें बताया जा रहा है कि कैसे अब इसमें कुछ एक ट्रिक दी हुई है कि इसे कैसे हम इसका प्रयोग करके आसानी से इसे याद कर सकते हैं। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जेसन, जेसन या जैक्सन से लगा सकते हैं। जेसन से मतलब JSUN सन। तो या फिर आप ये वाली ट्रिक अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। तो हम एक बार देख लेते हैं ग्रहों की स्थिति कैसे हमें बताई गई है। अब इसमें सूर्य का एक साइड वाला हिस्सा हमें देखने को मिल रहा है, तो उसमें स्थिति बताई जा रही है ग्रह की। सबसे पहले बुध दिखाया गया, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी दिखाई गई है, फिर मंगल। जो पृथ्वी है सूर्य से तीसरे नंबर पर आती है, फिर उसके बाद हमें ये बृहस्पति, फिर शनि, यूरेनस, फिर उसके बाद नेपच्यून देखने को मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। गाइज, ये जो साइड में बॉक्स में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दिए गए इन्हें प्लीज़ आप देख के जाना। अब पृथ्वी के बारे में बताया जा रहा है। अब इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं। यह रास्ता दीर्घवृत्ताकार होता है। तो अब इससे सीधा सीधा आपसे प्रश्न बन सकता है, आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि सूर्य के चक्कर लगाते समय जो रास्ता कैसा है, दीर्घवृत्ताकार है, गोलाकार है, अर्धगोलाकार है। तो आप बता सकते हैं ये जो जिस आवृत्ति में घूमते हैं दीर्घवृत्ताकार, जिस वे में पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं, उपग्रह लगाता है या ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, उसे कक्षा के नाम से जाना जाता है। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अभी जो हमने पिक्चर के सहायता से देखा था उसमें बताया गया था कि बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने में यह 88 दिन लेता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति सेम पृथ्वी के समान है। बताया जा रहा है पृथ्वी और शुक्र की आकृति एवं आवृत्ति सेम होने के कारण उसकी जुड़वा बहन कहा जाता है। अभी एक प्लूटो भी एक ग्रह माना गया। बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे ग्रह हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन बैठक के द्वारा उन्हें ग्रहों से हटा दिया गया है। इससे पहले नौ थे, उसमें प्लूटो और सीरस ग्रह ऐसे हैं जिन्हें हटा दिया गया है। अगस्त 2006 में निर्णय लिया गया था कि इन्हें हटा दिया जाएगा। तो अब 8 ग्रह हैं हमारे पास। पहले जो 9 थे उसमें से प्लूटो जिसे बोना ग्रह कह के हटा दिया गया है। इसमें ग्रह है सीरस व प्लूटो। तो गाइज ये जो फैक्ट्स दिए गए हैं एक बार इसे देख लेते हैं। इसमें खगोलीय पिंड एवं उनकी गति के संबंध में बताया गया है। इससे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि खगोलीय पिंड एवं उनकी गति के संबंध में कौन से खगोल शास्त्री ने बताया। तो आप बता सकते हैं आर्यभट्टा प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री हैं जिन्होंने खगोलीय पिंड व उनकी गति के संबंध में अध्ययन किया है, वह हमें बताया है। तो उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्य की खोज में लगा हुआ है। इसमें बताया गया कि सभी लोग जो हैं ब्रह्मांड की खोज के बारे में या फिर नए फैक्ट जानने के लिए लगे हुए हैं। तो आप बता सकते हैं खगोलीय शास्त्री का नाम आर्यभट्टा है और उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की थी और हमें किस बारे में बताया था। अब पृथ्वी के बारे में देखते हैं। सूर्य से
दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। अगर पूछा जाए सूर्य से दूरी के हिसाब से तो यह तीसरा ग्रह है, और अगर इसके आकार से मापा जाए तो यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुव के पास से थोड़ी चपटी है, यही कारण है इसके आकार को भू-आब कहा जाता है। भू-आब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। तो अब बता दिया गया है कि भाई ये जो थोड़ी चपटी है ध्रुव पे से, बिल्कुल गोल नहीं है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभव केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। बताया जा रहा है कि पृथ्वी इन्हीं सभी उपलब्धियों के साथ सबसे अनोखा ग्रह है, क्योंकि उसके पास जीवन के अनुकूलन की सभी परिस्थितियां पाई जाती हैं, जिसके अंदर पृथ्वी न तो अधिक गर्म है, न ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसी ऑक्सीजन मौजूद है, यही कारण है पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। तो अब हमें पता चल गया है पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह क्यों कहा गया है, क्योंकि जीने की सभी अनुकूल परिस्थितियाँ इसके पास उपलब्ध हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली ही दिखाई पड़ती है, क्योंकि यह 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। अब इसका 2/3 हिस्सा पानी से ढके होने के कारण इसे दूर से देखने पर, अंतरिक्ष से देखने पर, यह नीली दिखाई पड़ती है, इसलिए इसे नीले ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अब बताया जा रहा है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। अब आपको पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कदम किसने रखा था और कब रखा था। चंद्रमा के बारे में बता रहे हैं। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है। चंद्रमा एक उपग्रह के नाम से जाना जाता है, और पृथ्वी का जो एक उपग्रह है वो चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास से का केवल 1/4 है। अब इसमें व्यास के बारे में बताया जा रहा है कि पृथ्वी का 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंड की अपेक्षा नज़दीक है। बाकी जो खगोलीय पिंड हैं उनकी अपेक्षा यह पृथ्वी के अधिक नज़दीक है, इसलिए यह हमें आकार में बड़ा दिखाई पड़ता है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। आप इसे पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं। अब आपको 15 करोड़ किलोमीटर दूर सूर्य है, और बाकी यहाँ पे इसके दिखा रखा है 3,84,400 किलोमीटर दूरी है। तो इन दोनों के बीच आप तुलना करके देख सकते हैं, इसलिए ये हमें थोड़े बड़े दिखाई देते हैं, क्योंकि बाकी तारे व ग्रहों के अपेक्षा ये दोनों पृथ्वी के अधिक नज़दीक हैं। उपग्रह के बारे में देख लीजिए। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब इसमें बताएगा कि जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वैसे उपग्रह ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पिक्चर में मानव निर्मित उपग्रह के बारे में बताया जा रहा है कि कैसे रॉकेट द्वारा इनकी लॉन्चिंग होती है, और कैसे ये तीनों अलग अलग, जैसे ऊपर जाने के बाद, ये कक्षा में पहुंचने के बाद ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। और इनके उपग्रह का कक्षा में प्रवेश करवाने के बाद और इनका कारण क्या होता है वो देख लेते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसमें बताया जा रहा है कि इसका प्रयोग जो हम वैज्ञानिक के द्वारा किया जाता है ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, जिसे संचार माध्यम के द्वारा या रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है और पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है। पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करके हमें ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ जो भारतीय उपग्रह मानव निर्मित भारतीय उपग्रह हैं उनके नाम दिए गए हैं। IRS, इनसैट, एडुसेट। आप इन तीनों का नाम याद रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी पूछे जा सकते हैं और इन फ्यूचर भी पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब ये मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है, तो ये फैक्ट आप देख लेना। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाला कि भाई सबसे पहले चांद पे कदम रखने वाला कौन था, ये सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले व्यक्ति थे। अब इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा भारतीय चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखा था। ये आप सब लोग जानते ही होंगे कि सबसे पहले कदम किसने रखा था। उपग्रह ये हम देख चुके हैं कृत्रिम उपग्रह के बारे में। ये मैंने गाइस इसलिए लगाया कि आप लोग इसे, मैं 2-3 बार बोल चुकी हूँ, स्पेशली आप इसे ज़रूर देख के जाएं, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है, लगभग उतने ही समय में अपने ही अक्ष पर चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। अब इसमें बताया जा रहा है कि पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग हम देख सकते हैं, और इसका कारण बताया जा रहा है कि चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 मतलब एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है, उतना ही समय में वह अपने अक्ष पर घूमता है। तो उसके फलस्वरूप पृथ्वी से हम चंद्रमा का केवल एक ही हिस्सा देख सकते हैं। चंद्रमा की परिस्थितियाँ हमें बताई जा रही हैं कि जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, ना तो वहाँ पर पानी उपलब्ध है, न ही वायु। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं। चंद्रमा की सतह पर जो छाया बनाते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं कि हम नॉर्मल कह देते हैं कि चाँद में जो दाग है वो दाग नहीं है, तो वो जो उस वहाँ पर पर्वत और पहाड़ और गड्ढे जो हैं वो चंद्रमा पे छाया उसकी पड़ती है। जब पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की छाया अधिक दिखाई पड़ती है, और उस दिन हमें ज़्यादा ये देखने को, जो पहाड़ और उसकी छाया ज़्यादा देखने को मिलती है। शूद्र ग्रह क्या है और उसके बारे में क्या बताया जा रहा है, आगे बढ़ते हैं, देखिए चलिए। तारों, ग्रह एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यह मंगल एवं बृहस्पति की कक्षा के बीच पाए जाते हैं। अब इसमें पूछ लिया जाएगा कि मंगल एवं बृहस्पति की कक्षा के बीच क्या पाए जाते हैं, शूद्र ग्रह पाए जाते हैं। आप देख लीजिए कैसे होते हैं, मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ। ये जो ये मंगल और बृहस्पति के बीच में जो शूद्र ग्रह की हमें जो पट्टी दिखाई दे रही है, ये जो शूद्र ग्रह की आप देख रहे होंगे मंगल के जस्ट बाद, इसके यहाँ पे लिखा हुआ है शूद्र ग्रह पट्टी, बृहस्पति और दोनों इसके बीच में। तो ये इसके बारे में बात की जा रही है, इसके बारे में हमें बताया जा रहा है कि कौन से ग्रह के बीच में शूद्र पट्टी हमें देखने को मिलती है। तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में हमें शूद्र ग्रह की पट्टी देखने को मिलती है। शूद्र ग्रह के बारे में बताया जा रहा है कि तारा ग्रह एवं उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड भी हैं। ये छोटे छोटे पिंड जो है जिन्हें शूद्र ग्रह के नाम से जाना जाता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। ये जो छोटी छोटी गाइस डेफिनेशंस दी हुई हैं, आप इन्हें बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि जैसे शूद्र हो गया, शूद्र ग्रह का क्या है, उल्का पिंड का क्या है, दोनों के बीच कितना डिफरेंस है, आप ये ध्यान से देख के चलना। जैसे कि छोटे छोटे अगर पत्थर के टुकड़ों के बारे में बात करेंगे तो उल्का पिंड हो गए, और इन्हीं पिंड को शूद्र ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो असंख्य छोटे छोटे पिंड जो सूर्य की ओर चक्कर लगा रहे हैं, उन पिंड को शूद्र ग्रह के नाम से जाना जाता है। कभी कभी उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी की पर गिरने की होती है। पृथ्वी जो अपनी तरफ से इनके इनके अपना जो बल लगाती है, ये जैसे ही वायु के संपर्क में आते हैं, घर्षण होने के कारण ये गर्म हो जाते हैं या इनमें जल जाते हैं, चमकदार प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। कभी कभी हल्का पूरी तरह से जले बिना ये पृथ्वी पर भी गिर जाते हैं, लेकिन ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है, वरना पृथ्वी की एक लेयर में आने के बाद ये खुद से फिनिश हो जाते हैं, जिसे हम टूटते तारे के नाम से जानते हैं। वो तारा नहीं टूटता है, जो उल्का पिंड होते हैं ऊपर ही जल के वहीं ख़त्म हो जाते हैं। क्या आपने तारे वाले खुले आसमान की ओर दूसरी ओर फैले हुए चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यहाँ आकाशगंगा के बारे में बताया जा रहा है। गाइज मैं आपको बता दूं, आकाशगंगा मिल्की वेव को यहाँ आकाशगंगा कहा गया है। हमारे सौर मंडल में इसे आकाशगंगा का एक भाग है। हमारा जो सौर मंडल, अब इसमें बताया जा रहा है कि जो हमारा सौर मंडल है वो आकाशगंगा का एक पार्ट है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की तरह बहती एक नदी से की गई है। यहाँ पे बता रहे हैं कि जो आकाशगंगा नाम क्यों रखा है, इसकी तुलना जो बहती हुई नदी से की गई है, इसलिए से आकाश से मतलब इनका स्काई से हो गया, और गंगा मतलब नदी से उसकी तुलना की गई, इसलिए इसका नाम आकाशगंगा रखा है। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादल तथा गैसों की एक प्रणाली है। इसी प्रकार लाखों की आकाशगंगे मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। अब बता रहे हैं कि आकाशगंगा, बहुत सारी आकाशगंगा मिलने से क्या एक ब्रह्मांड का निर्माण होता है। आपको बिग बैंग थ्योरी आपने सुनी होगी, उसमें है क्या, विस्फोट होने के बाद जो छोटे छोटे चीज़ें टूट जाती हैं, तो उससे पिंड और शूद्र और उल्का पिंड का निर्माण हो जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो तारे का टूटना बताते हैं, तो वो उल्का पिंड का टूटने के बाद वो वायु के संपर्क में आ जाता है घर्षण होने के कारण, इसलिए वो जल उठते हैं, तो कोई तारा नहीं टूटता है। अब जैसे आकाशगंगा के बारे में बताया, आकाशगंगा किस लिए हमने उसका नाम रखा है, क्योंकि आकाश का मतलब आप स्काई से है, और गंगा हम नदी के रूप में लिया है। प्राचीन उसमें मिल्की वेव को हम आकाशगंगा के नाम से जान रहे हैं, और बहुत सारी आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण कराती हैं।
तो ब्रह्मांड की विशालतम कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। बता रहे हैं कि ब्रह्मांड की अभी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं। तो अभी ब्रह्मांड की एक बार ये वाला हम चित्र देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्रह्मांड, उसके बाद आकाशगंगा, फिर सौरमंडल, फिर पृथ्वी। तो आप देख सकते हैं कि हम ब्रह्मांड से कितना दूर हैं। तो कई सारी आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण कराती हैं। सौरमंडल के अंदर आपको पता है 8 ग्रह हैं और सूर्य है, और उन्हीं ग्रह के अंदर हमारी एक छोटी सी पृथ्वी है। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपने संबंध बता सकते हैं? वही पूछा गया है आपसे कि ब्रह्मांड के साथ आपका संबंध क्या है। जैसे ही आपने पढ़ा है, आप खुद से बताइएगा। तो पहला अभ्यास करके जो हमें अभ्यास दिया गया है, पहले प्रश्न देखते हैं। ग्रह और तारों के बीच में क्या अंतर होता है? ग्रह के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा उपलब्ध नहीं होती है, वो दूसरे से लेते हैं। और तारे में ये चीज़ें अपनी होती है, प्रकाश और ऊष्मा खुद का स्वयं का होता है। सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? आप सौरमंडल सूरज का परिवार है जिसके अंदर 8 ग्रह हैं, और जो आपको पता ही है, मैंने बताए हैं। MVEM जेसन से आप उन्हें याद रख सकते हैं। जैक्सन रख लीजिए, या जेसन JSUN से आप उन्हें लगा सकते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार सभी ग्रह के नाम बताओ। जैसे मैंने अभी बताया है, वही वाली ट्रिक आप आराम से लगा के कर सकते हैं। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा गया है? पृथ्वी ही एक ऐसा मात्र ग्रह है जिस पर जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ उपलब्ध हैं, पानी, वायु, ऑक्सीजन। तो इसलिए इसे अद्भुत ग्रह माना गया है। हम हमेशा चंद्रमा का एक ही भाग क्यों देख पाते हैं? इसका रीज़न ये है कि चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में भी 27 दिन लगते हैं, और अपने अक्ष पर घूमने भी 27 दिन लगते हैं। इसलिए चंद्रमा का एक ही भाग हम सिर्फ देख पाते हैं। ब्रह्मांड क्या है? तो ये आप अपने शब्दों में बताइएगा कि ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे होता है। मैंने अभी ऊपर आपको समझाया। कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए हैं। ऐसे क्वेश्चंस गाइस आपको CTET, UPTET और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं NCERT से। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वां ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो हमने जैसे पढ़ा था शुक्र। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो ये सबसे नज़दीक ग्रह पृथ्वी है। आगे देखते हैं गाइस, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? दीर्घवृत्ताकार पथ पे लगाते हैं। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? तो उत्तर दिशा का, इसलिए हम इसे उत्तरी तारा या उत्तर तारा के नाम से भी जानते हैं। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में हमें क्षुद्र ग्रह या क्षुद्र ग्रह की जो पट्टी एक पाई जाती है। अब इसमें हमसे कुछ खाली स्थान पूछे गए हैं। पहला पूछा जा रहा है, डैश एक समूह है जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है, उसे डैश कहते हैं। तो उसमें तारों का एक ऐसा समूह है जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है, और उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को डैश कहा जाता है। तो तारों की बहुत बड़ी प्रणाली को आकाशगंगा कहा जाता है। डैश पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। अब इसमें वैसे बताया नहीं गया है कि इसमें तारे के बारे में पूछ रहे हैं या ग्रह के बारे में पूछ रहे हैं। अगर तारे के बारे में पूछा जाएगा तो सूर्य वो तारा है, और अगर ग्रह के बारे में पूछा जा रहा है तो ग्रह शुक्र है। आगे देखते हैं, डैश सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह है। तो पृथ्वी सूर्य के सबसे तीसरे नंबर का जो ग्रह है वो पृथ्वी है। ग्रह के पास अपनी डैश तथा डैश नहीं होती है। तो ऊष्मा और प्रकाश ग्रह के पास अपनी नहीं होती है, वह दूसरों से लेता है। तो आई होप guys you like this video. If you like this video then like and comment, and if you are new here then you can subscribe also. तो गाइज ख़त्म करते हैं आज हम इस चैप्टर को यहीं पे। कल NCERT का चैप्टर 2 हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।